हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पार्क बनियापुर के ऑनलाइन क्लासेज में। मैं सुमित। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 4 का द्विघात समीकरण चैप्टर का वैसे प्रश्न जिसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना होता है, उसको आप कैसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे, आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए मैंने 4 एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पर दे रखे हैं, जिसमें मैंने 4 प्रश्न को लिख रखा है और इसको मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चंस को आप कैसे द्विघात समीकरण के रूप में लिख पाएंगे। तो चलिए फटाफट क्लास शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो देखिए, किसी भी क्वेश्चन को बनाने के पहले ध्यान से हम लोग को ये समझ लेना होता है कि ये प्रश्न में बोल क्या रहा है। तो कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का मतलब होता है प्लस में और ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस में। ठीक है, तो क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है लगातार। अगर एक मैंने एक मान लिया तो दूसरा होगा 2, तीसरा होगा 3। ठीक है, तो चलिए इसको मैं बताता हूं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इक्वल x। मैंने एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को मैंने x मान लिया, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगी? एक x है तो x प्लस 1, क्योंकि एक के बाद एक बढ़ेगा। तो अगर एक x मान लिया तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, याद रखेंगे। अगर यहाँ y मानेंगे, x के जगह आप कोई भी चीज मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, a b c कोई भी चीज मान सकते हैं। और जब क्रमागत पूछेगा तो एक बढ़ाएंगे, क्योंकि लगातार में एक बढ़ता है। अब यहाँ प्रश्न से लिखेंगे, क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, यानी इसका और इसका गुणनफल कितना है? 306 है। तो लिखेंगे x प्लस 1, गुणनफल मैंने गुना, इक्वल टू 306। ये गुना करेंगे, x में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x। इतना तो करने आपको आता है। फिर आपको बराबर में चिन्ह देकर के ये 306 है तो 306 नोट कर लेंगे। फिर डेट इंप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 306 प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण में नोट हो गया। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, फर्स्ट पार्ट के वीडियो में मैंने बता रखा था कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं? जिसका अधिकतम घात 2 हो, न 2 से ज्यादा हो न 2 से कम हो। तो इसका अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण के रूप में नोट हो गया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? अब मैं दूसरी संख्या को बता रहा हूं, सॉरी दूसरी क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। भूखंड की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। ठीक है, पहले इस चीज को समझेंगे चित्र के माध्यम से। भूखंड मतलब होता है कोई खेत, कोई जगह। भू का मतलब जमीन और खंड का मतलब होता है टुकड़ा। भूखंड का मतलब कह सकते हैं जमीन का टुकड़ा। आयत का मतलब क्या होता है? जिसकी लंबाई एक समान हो और चौड़ाई एक समान हो, ये होता है आयत। ठीक है, ये आयत का मतलब जिसकी लंबाई एक समान हो और चौड़ाई एक समान हो। ये आपकी चौड़ाई हो गई और ये आपकी लंबाई हो गई। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आयत का क्षेत्रफल होता है L गुना B, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रश्न में कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, यानी क्षेत्रफल कितना है? 528। उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगुने से 1 अधिक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे,
लंबाई किसकी दुगुनी है? चौड़ाई की। तो पहले हम चौड़ाई का मान मानेंगे, तो लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई इक्वल टू x। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई का रहा है इस चौड़ाई के दोगुनी से एक अधिक, तो चौड़ाई x है तो इसकी दुगुनी कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1। एक अधिक का रहा है तो प्लस होगा, कम पूछेगा तो माइनस होगा। ठीक है, अब प्रश्न से चलेंगे। कहता है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, लंबाई ये आपका आ गया, चौड़ाई ये आ गया, तो आयताकार आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लिखेंगे प्रश्न से भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, L गुना B। भूखंड का क्षेत्रफल आपका कितना दिया है? 528। नोट कर लिया। L लंबाई का मान 2x प्लस 1 और चौड़ाई का मान x। ठीक है, ये आपका 528 रहेगा। ये 2x में x से गुना कर लेंगे, 2x स्क्वायर। 2x में अब ये हो गया, फिर x में x से तो x। ठीक है, एक अंक उठाएंगे, इससे गुना करेंगे, फिर दूसरा अंक उठाएंगे, गुना करेंगे, हो गया। 2x में x से तो 2x स्क्वायर और 1 में x से तो x। अब क्या करेंगे, इधर जगह नहीं है, मैं इधर लिख देता हूं। दैट इंप्लाई ये आपका वैसे ही हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, और ये 528 बराबर के बाद जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में 528 इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। देखिए, तो इसका अधिकतम घात 2 है, तो इसका अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में है। ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। याद रखेंगे एक चीज को, कि इन प्रश्नों को बनाने के लिए पहले क्वेश्चन में समझेंगे क्या कर रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, तो पहले हमको ये समझना होता है कि आयत होता क्या है। तो जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर हो, लंबाई आपस में बराबर हो और चौड़ाई आपस में बराबर हो, यानी लंबाई, दोनों लंबाई का मान और दोनों चौड़ाई का मान, यानी चौड़ाई एक जैसी हो और लंबाई एक जैसी हो। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, जैसा कि ये पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो यहां पे हमने लंबाई चौड़ाई क्यों माना? x माना। क्यों x माना बाबू? तो इसलिए x माना क्योंकि यहां कह रहा है कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दोगुनी से एक अधिक है। ठीक है, तो चौड़ाई हमने x माना, तो लंबाई क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1। फिर ये आपका है भूखंड का क्षेत्रफल। लिखे, क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि भूखंड का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो भूखंड का क्षेत्रफल आपने कितना दिया है? 528, और लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई का मान हो गया 2x प्लस 1 और चौड़ाई का मान हो गया x। इसको गुना कर देंगे, बाकी तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। 2x में x से गुना किया 2x स्क्वायर और 1 में x से गुना किया x। ये फिर आपको ये बराबर के पहले है तो इसको बराबर के बाद लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। कोई दिक्कत? अब मैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं। ध्यान देंगे इसको, इसमें कुछ भी नहीं है, बस ध्यान देंगे। अगर ये ध्यान दिए तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। एक रेलगाड़ी समरूप चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी एक समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, कम कर दी जाए, उसकी स्पीड कम कर दी जाए, तो वो उस दूरी को तय करने में, यानी जितनी दूरी पहले तय कर रही थी उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो उसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो देखिए, कम क्या हो रहा है? चाल। तो हम लोग पहले चाल मानेंगे। तो चाल का मतलब क्या होता है? यहां लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए कितनी दूरी, कितनी चल रही है? 480। दूरी कितनी है? 480। ठीक, तो प्रश्न से पहले हम यहां पे हम समय निकालेंगे। पहले यहां लिखेंगे सामान्य चाल से, सामान्य प्रश्न से समान चाल से दूरी पूरा करने में लगा समय,
समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी क्या होती है, दूरी बटा चाल सूत्र होता है समय निकालने का। दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी है x, यानी समान चाल से चलेगी तो ये 480 बाई x इतना देर में वो क्या करेगी, अपनी दूरी तय कर लेगी। अब लिखेंगे यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर दी जाए, कम कर दी जाए, कर दी जाए तो लगा समय, ये क्या हो जाएगा 480 बटा x माइनस 8, क्योंकि चाल ही कम करने के लिए बोल रहा है। कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर देखना तो 480 बटा x माइनस 8 इतना घंटा हो गया, ये भी आपको इतना घंटे हो गया। ठीक है, अब आपको यहां कह रहा है, सॉरी यहां प्रश्न से लिखेंगे कि अगर उसकी चाल कम कर दी जाती है तो 3 घंटा अधिक समय लेता है, यानी ये आपका हो जाएगा 480 बटा x माइनस 8 माइनस, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना घंटा का है, 3 घंटा का। तो ये हो जाएगा 480 बटा x इक्वल टू कितना घंटे का अंतर है, 3 घंटे का। ठीक है, जब 3 घंटे का अंतर है तब हम क्या करेंगे, यहां पे लिख दिए पहले वाला 480 बटा x माइनस 8, ये चूंकि घटाया हुआ है और पहले वाला इतना है, इसको घटाने पर कितने घंटे का अंतर आ रहा है, 3 घंटे का। अब इसके नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, देखिए यहां पे बना रहा है x में x से गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस 8 में x से गुणा करेंगे 8x, हो गया। नीचे वाला का एलसीएम निकलता है, नहीं एलसीएम निकलता है तो गुणा कर देते हैं, तो x में x से गुणा किए x स्क्वायर माइनस 8 में x से गुणा किए माइनस 8x। अब क्या होता है, क्रॉस गुणा कर देंगे, 480 में x से गुणा करेंगे 480x माइनस 480 में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 480x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 480 में 8 से गुणा करेंगे तो 0, 8 64 के 4 हाथ में 6 और 4 का 32 और 6 38 इक्वल टू कितना है 3। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये 480 से 480 कट गया, अब इसको गुणा कर लेंगे, कोना कोना से इधर बचा आपका 3840। 3840 कैसे है, इसमें इसमें गुणा किए, x में 480 से गुणा किया तो 480 और 8 में 480 से गुणा किया तो 3840। अब इक्वल टू इसको गुणा करेंगे इससे, x में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 में 3 से तो माइनस 24x, या आप इसको करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 24x वैसे ही रहेगा, ये प्लस के चिन्ह तो बराबर के बाद जाएगा तो माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। इसको चाहेंगे तो आप सरलतम रूप में लिख सकते हैं, टोटल में 3 से डिवाइड कर रहा तो ये ऐसे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1280। ठीक है, इतना आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर रहा 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब इस चीज को समझेंगे, जो ये 3 नंबर का क्वेश्चन हमने आपको बना रखा है, ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसको एक बार फिर से हम लोग समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है वो समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो हमने चाल मान लिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूरी वो रेलगाड़ी कितनी तय करेगी 480 किलोमीटर, तो अगर वो समान चाल से चलेगी तो उसको कितना समय लगेगा 480 बटा x। अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी तो उसको कितना समय लगेगा 480 बटा x माइनस 8। इस दोनों के बीच का अंतर कितना घंटे का है 3 घंटे का, देखो यहाँ पे लिख रहा है 3 घंटे का अंतर है, अधिक समय लेता है। तो ये पहले लिख देंगे और ये बाद में, और फिर कितना का 3 घंटे का समय का अंतर है। तो 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x तो बराबर कितना 3। फिर यहां हमने क्या किया, x में x से गुणा किया x स्क्वायर माइनस 8 में x से गुणा किया माइनस 8x, फिर हम लोग क्रॉस गुणा किया 480 में x से 480x, फिर 480 में x से 480x माइनस 8 में 480 से तो प्लस 3840, ये इक्वल टू 3 है तो 3 रहेगा आपका ये वाला। फिर 480 से 480 आपका कट गया, ये आपका बचेगा 3840,
इसमें इससे गुना करेंगे, 3 में एक्स स्क्वायर से गुना किया 3x स्क्वायर, 8 में 3 से गुना किया 24x। ये बराबर के पास है, ये जो है माइनस प्लस में है तो बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में कर दे, ये आपका जीरो का तो उतर गया। ये चूंकि सब में 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इसको सरलतम रूप में लिख देंगे तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए अगर कहीं भी कोई दिक्कत आता है तो आप हमें व्हाट्सएप करके या फिर कमेंट बॉक्स में लिख करके भी हमको बता सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए तत्पर हूं। अब मैं चौथी क्वेश्चन को बता रहा हूं। कह रहा है कि रोहन की मां की उम्र रोहन की उम्र से 26 वर्ष अधिक है। तो पहले यहां पे लिखेंगे माना कि रोहन की उम्र बराबर x। तो मां की उम्र कितनी हो जाएगी, रोहन की उम्र से कितने अधिक है 26 वर्ष, x प्लस 26। 3 माह बाद, तो यहां लिखेंगे 3 माह बाद, दोनों की उम्र का गुणनफल 306 है। तो 3 माह बाद रोहन की उम्र कितनी हो जाएगी, रोहन की उम्र अभी x है तो 3 माह बाद, जब बाद पूछेगा तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, तो 3 माह बाद जब माँ बेटा का बढ़ेगा तो माँ का भी बढ़ेगा 3 माह बाद, तो माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 में 3 जोड़ेंगे तो x प्लस 26 3 कितना हो जाएगा 29। अब प्रश्न से क्या कर रहा है, दोनों के उम्र का गुणनफल, ये दोनों के उम्र का गुणनफल कितना है 306 है, तो x प्लस 3 और x प्लस 29, इसका गुणनफल कितना है 306। ठीक है, अब देखिए इसको गुना करेंगे, x में पहले x से गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, x में प्लस 29 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 29x, यानी एक अंक उठाएंगे दोनों से गुना करेंगे, फिर दूसरा अंक उठाएंगे 3 है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो 3 में x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, 3 में 29 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 29 3 87। ठीक है, बराबर के बाद आपका 306 है, 306 वैसे ही ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 29 3 ये कितना हो जाएगा 32x प्लस 87 इक्वल टू 306। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, ये प्लस में 306 तो इधर आएगा तो माइनस में 306 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस ये घटाएंगे, 306 में से कितना घटाएंगे 87 हटाएंगे तो 16 में से 7 जाएगा 9। ठीक है, यहां आपका कितना हो जाएगा 9 में से 8 गया तो 1 और ये कितना हो जाएगा 202, यानी 306 में से अगर 87 घटाएंगे ऐसे तो ऐसे ही आपको इजी बता रहा है। 16 में से 9 गया 7 गया 9 में से 8 गया 1 और ये 2 की 2। ठीक है, यानी 219 इक्वल टू 0, ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें अच्छी से समझ में आई होगी। याद रखेंगे इस चीज को, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ पे देखो रोहन की उम्र कितनी है, उस रोहन की माँ की उम्र जो है वो रोहन की उम्र से 26 वर्ष अधिक है। रोहन की उम्र x मान ली तो माँ की उम्र 26 वर्ष अधिक है तो x प्लस 26 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद कर रहा है तो 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र बढ़ेगी तो उसकी माँ की भी बढ़ेगी, तो x में 3 बढ़ गया तो x प्लस 3 और x प्लस 26 में 3 बढ़ा तो x प्लस 29, दोनों का गुणनफल यानी दोनों का गुना कितना है 306, फिर दोनों का गुना कर दिए इक्वल, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब मैं आपको क्या कर रहा हूं कि इसी के इन सारे क्वेश्चंस के आधार पे मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं जिसको आप बना करके मुझे व्हाट्सएप करोगे। ठीक है, या कमेंट में भी आप लिख करके भेज सकते हो। यहां पे मैं कर देता हूं 306 की जगह पे 309। ठीक है, यहां पे मैं कर देता हूं 467, यहां पे मैं लिख देता हूं 3 गुनी से 5 कम है, 5 कम है। ठीक है, यहां पे आपको लिख देता हूं 600,
ये लिख देता हूँ 9 किलोमीटर, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 घंटे, यहाँ पे 26 जगह लिख देता हूँ 30 वर्ष, ये आपका लिख देता हूँ 465। अब ये क्वेश्चन चूंकि केवल मान आपका चेंज किया है, बनेगा सेम टू सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको बता रखा है। थोड़ा सा इधर उधर करना है, आप अपने थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा, बना लीजिएगा तो मुझे व्हाट्सएप करके भेजिएगा, मैं चेक करके बता दूंगा कि आपका बना हुआ क्वेश्चन सही है कि गलत है। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में जब मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं और द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकलते हैं, यानी द्विघात समीकरण के मूल निकालने की विधियों के बारे में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।